आज हम लोग करने जा रहे हैं कोल्ब रिएक्शन। अब होती क्या है देखो, फिनॉल की रिएक्शन होती है NaOH से, तो ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड पे जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं CO2 का और एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करते हैं, तो ये बना लेता है एक एसिड जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ऑर्गेनिक में बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे मेडिसिनल परफ्यूमरी चीज़ें इससे बनती है, इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है सैलिसिलिक एसिड की। इसको हम लोग बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी। ये रिएक्शन करवा तो नहीं चुके हैं लास्ट टर्न में? ये रिएक्शन करा चुके हैं क्या आपको? क्या बात है, क्लास? ये रिएक्शन लास्ट टर्न पे हो चुका है, नहीं हो चुका? नहीं हुआ था। इतना लेट क्यों रिस्पॉन्स करते हो आप लोग? PDF वगैरह को पढ़ के नहीं बैठते क्या एक बार लास्ट क्लास का? अच्छा, बाकी लोग बताएं। और लोग लास्ट क्लास पढ़ के बैठा करो, पढ़ के नहीं बैठेंगे तो दिक्कत आएगी ना। चलो, ये रिएक्शन होना है, ठीक है भाई। क्या क्या एक्ट करेगा इसके ऊपर, स्टेप्स में याद रखना है। NaOH CO2 H+। पहले स्टेप में NaOH से सोडियम फिनॉक्साइड क्रिएट होगा, फिर उसके बाद CO2 अटैक करेगा उसके ऊपर। H+ एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है, उसमें आपका सैलिसिलिक एसिड जनरेट होगा। अब ये सैलिसिलिक एसिड जो जनरेट होगा, ये किस तरीके के मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें CO2 काम करता है, CO2 काम करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस रिएक्शन में। अब देखते हैं भाई कैसे कैसे होगा रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है। इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, फिनॉल ले लिया, फिनॉल के ऊपर NaOH अटैक करेगा, NaOH देगा OH-। ये OH- जब अटैक करेगा इसके ऊपर तो क्या क्रिएट करेगा, ये यहां से ये जो OH बॉन्ड का H+ है, ये बोलेगा हम चलते हैं भाई। ये क्या करेगा, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे करके निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। जब यहाँ H+ जनरेट होगा, ये OH- उसको कैप्चर करेगा और H2O के फॉर्म में निकलेगा इस रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास बनेगा क्या, ऑक्सीजन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन पे यहाँ माइनस सेंटर क्रिएट हो गया है, इस माइनस सेंटर से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फिर उसके बाद वही जो रेजोनेंस का प्रोसेस है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्थो और पैरा पे। यहाँ से क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है वाया रेजोनेंस।
ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी धीरे धीरे। तो अब इसके ऊपर आता है CO2 एक्ट करने। CO2 कैसे एक्ट करता है देखिए, ये डबल बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव क्रिएट हो जाएगा क्या? यहाँ पे बना देती हूँ थोड़ा दूर पे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव पार्ट बन गया और ये निगेटिव पार्ट बन गया। अब इसका ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैच हो, इस पे अटैच हो, इस निगेटिव सेंटर पे या इस निगेटिव सेंटर पे। तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि अगर O पे निगेटिव चार्ज है या C पे निगेटिव चार्ज है, तो इसमें देखा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो आपका पॉजिटिव चार्ज को जल्दी कैप्चर करेगा। तो इसमें ये देखा गया कि जो C वाला है, C नेगेटिव है, ये वाला सेंटर जो होता है ये बेटर होता है इस स्पीसीज को कैप्चर करने के लिए, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब बेटर न्यूक्लियोफाइल ये क्यों है, न्यूक्लियस लविंग बेटर क्यों है O- के कंपैरिजन में? देखो अगर हम देखें तो O- और C-, O- को अगर देखो तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की है, लेकिन इसको हमने दे दिया निगेटिव चार्ज। तो जब आप निगेटिव चार्ज इसको दे दोगे तो ऐसे बॉन्ड्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और लोन पेयर की वजह से वो +M शो करते हैं। भाई इस लोन पेयर को ये चेन में अंदर भी भेज सकता है। और एक और इफेक्ट इसमें आता है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये आपका +I इफेक्ट भी शो करते हैं। अच्छा, +I इफेक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन कैसे +I इफेक्ट शो कर सकता है? +I इफेक्ट का मतलब छोटा सा एटम है, इसके ऊपर गैदरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ भेजेगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों के को कंपेयर किया गया कि भाई ये वाला कंपैरेटिवली CO2 का C+ जो है वो इस पे अटैक करना चाहिए या ऑर्थो पैरा इन पे अटैक करना चाहिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो देखा गया कि ये जो है इस सेंटर पे ज़्यादा अच्छा अटैक कर रहा है। तो आगे रिएक्शन क्या प्रोसीड करेगा? आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि भाई इस पे आकर के अटैच होना है। हमारे पास ये सेंटर डेवलप था, O- था, फिनॉक्साइड था। अब फिनॉक्साइड से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है इसके ऊपर अटैक करेगा कौन? CO2 जो है वो अटैक करेगा। यहाँ पे O- बना था और CO2 में यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप हुआ था, ये आकर के यहाँ पे अटैच होगा। जब ये आकर के यहाँ पे अटैच होगा तो स्पीसीज क्या बनेगी अब हमारी? अच्छा, जब ये अटैक करने आएगा ना तो इस कार्बन को अगर देखो तो इस पे इधर इधर इस तरीके से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। तो जब ये अटैक करने आएगा तो ये H निकल जाएगा, और H जैसे ही निकलेगा H+ के फॉर्म में ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। और जब ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी? फिर से यहाँ पे O-
ये जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हुआ फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो ये ऊपर चला जाएगा फिर से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब फिर से उसी तरीके का स्ट्रक्चर। बट डिफरेंस क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसके साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये स्पीसीज क्रिएट होगी। मतलब पहले ये डबल बॉन्ड था, ये आपका चेंज हुआ, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, फिर से ये फिनॉक्साइड फॉर्म में इधर चला गया, और यहाँ पे अटैचमेंट किसका हो गया, CO2 मॉलिक्यूल का अटैचमेंट हुआ। अब ये CO2 मॉलिक्यूल का अटैचमेंट हुआ, ये जो H+ निकला था ये H+ आकर के यहाँ पे फिर से अटैच हो जाएगा, और जब ये H+ यहाँ से निकल के यहीं पे आकर के अटैच हो गया इस O पे ही, तो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो इस तरीके की बन जाएगी। ये जो O- था इस पे आकर के H+ अटैच हो गया, जो H+ यहाँ से निकला था इस कार्बन से, इस पे शिफ्टिंग हो गई इसकी, और इसके बाद हम लोग करा देते हैं इसका एसिडिफिकेशन। जैसे ही एसिडिफिकेशन कराओगे H+ मिलेगा और ये OH बना देगा। तो यहाँ पे बन गया एसिडिक ग्रुप, यहाँ पे OH क्रिएट हुआ, और आपका बीच में इंटरमीडिएट में CO2 जो था वो काम किया, और CO2 में भी कैसे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर डेवलप हुए, और CO2 जब अटैच होता है तब यहाँ के कार्बन का H इस पे आकर के अटैच होता है, उसी के कारण क्रिएट होता है COOH ग्रुप। क्लियर? ये थी अपनी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में स्टेप्स क्या क्या थे? पहला स्टेप फिनॉक्साइड बनाएंगे NaOH की प्रेजेंस में, क्योंकि वो OH- देगा, यहाँ से H+ रिलीज होगा, H2O निकलेगा। फिनॉक्साइड जैसे ही क्रिएट हुआ फिर उसके बाद CO2 एक्ट करने आएगा, और CO2 में 2 सेंटर डेवलप होंगे। एक डबल बॉन्ड जो है उसका इलेक्ट्रॉन माइनस क्रिएट करेगा और कार्बन पे प्लस। ये कार्बन प्लस या तो यहाँ पे अटैच हो सकता है या यहाँ पे अटैच हो सकता है, पर बेटर ऑप्शन ये वाला बनता है। तो यहाँ पे आकर के अटैच होता है। जब ये अटैच होगा पॉजिटिव वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है इससे तो बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ से जो H+ था ये निकल करके इस O- पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ COOH क्रिएट हो जाएगा, और ये H+ निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन को देते हुए यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और फिर इसके बाद फिर इस पे पुश आएगा तो ये फिर से फर्दर वही स्पीसीज बन जाएगी। यहाँ पे COOH क्रिएट हो गया पूरा बॉन्ड्स के थ्रू, और यहाँ O- है, फिर एसिडिफिकेशन कर देंगे तो ये O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग रीमर-टिमन रिएक्शन। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिनॉल में एक फिनॉल के एसिडिक नेचर से कंपेयर करवाने वाले क्वेश्चन देते हैं, दूसरा आपका फिनॉल में क्वेश्चन बनाते हैं आपका नेम्ड रिएक्शन से। तो नेम्ड रिएक्शन में एक ये भी है रीमर-टिमन रिएक्शन, बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है ये। देखो इसमें क्या होना है, रीमर-टिमन की अगर बात करें तो पहले रिएक्शन समझ लेते हैं हम लोग। फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर रिएक्शन कराएंगे CHCl3 का NaOH की प्रेजेंस में। फिनॉल का CHCl3 से NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं हम, तो यहाँ पे क्रिएट होता है सैलिसल्डिहाइड। अभी सैलिसिलिक एसिड बना था, अब क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड। और रीमर-टिमन का एक और फॉर्म होता है, वैसे ये बताया नहीं जाता है बट साथ में बता देते हैं। अगर यहाँ पे CHCl3 की जगह CCl4 ले लो, तो यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड की जगह पे अपना सैलिसिलिक एसिड बन जाता है।
मेन रीमर टीमन ये है ये। अगर रिएजेंट थोड़ा चेंज कर दो, क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, तो यहाँ पे COH क्रिएट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अभी प्राइम में, इसकी बात कर रहे हैं। क्या करना है, फिनॉल का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म से करना है। NaOH की प्रेजेंस में सैलिसिल्डिहाइड बनना है। सैलिसिल्डिहाइड का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो फिनॉल की। क्लियर? तो किसी भी रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हमको ऐसे ही लर्न करना है कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट बनना है। अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म पे, कैसे कैसे तो होगा। तो आप देख पा रहे हो कि फिनॉल के ज़्यादातर रिएक्शन में जहाँ पे भी OH की बात हो रही है, OH ग्रुप वाले रिएक्शन है, जैसे ये OH ग्रुप वाला रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर में फिनॉक्साइड क्रिएट होता है। फर्स्ट स्टेप में ज़्यादातर में क्या क्रिएट होगा, फिनॉक्साइड। अब ये NaOH है तो ये फिर से OH माइनस देगा, यहाँ से H प्लस को निकलवाएगा और यहाँ से क्या क्रिएट होगा, H2O, वो निकल जाएगा। क्या क्रिएट होना है, कौन सा आयन, वही फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड के ऊपर देखो कौन अटैक करेगा। हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल CHCl3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब H प्लस के फॉर्म में निकल सकता है। तो जब इसके पास आएगा NaOH, रिएक्शन में NaOH भी है, इसके पास जब NaOH आएगा तो ये H प्लस निकल जाता है यहाँ से। H प्लस जैसे ही निकलेगा अपने पेयर को इधर दे करके, अगर हम देखें तो ये H2O और ये स्पीसीज इस तरीके की कुछ क्रिएट हो जाएगी। इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब देखो, अब ये जो कार्बन बेचारा है, कार्बन के 3 तो बॉन्ड बन गए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास ज़्यादा हो गए क्या? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास? अगर देखो तो भाई कोई भी एटम है, वो क्या चाहता है कि मेरे चारों तरफ टोटल में 8 हो जाए इलेक्ट्रॉन, यही तो चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। अब इसको देखो अगर, तो 1 2 ये पेयर, 3 4 5 6 7 8 बन गए इसके पास। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में। अब जब कार्बन की ऐसी स्पीसीज बनती है, कार्बन का साइज छोटा होता है और इस पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इतने, जो आपके लोन पेयर के फॉर्म में, तो ऐसी स्पीसीज में होता क्या है कि ये स्पीसीज काम करती है काफ़ी अच्छा, प्लस आई इफेक्ट देती है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेल करना या इलेक्ट्रॉन खींचना? रिपेल करना। कार्बन पे जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करना स्टार्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करना स्टार्ट करेगा तो ये Cl माइनस अलग हो जाएगा। Cl माइनस जैसे ही अलग होगा, Cl माइनस यहाँ से निकल गया, Cl माइनस जैसे ही अलग होगा, यहाँ पे एक स्पीसीज क्रिएट हो जाएगी। अगर यहीं पे बना दें हम, तो एक Cl तो है ही, दूसरा Cl है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चले गए। तो पॉजिटिव जो चार्ज आना चाहिए था, वो पॉजिटिव और निगेटिव ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एक स्पीसीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं CCl2।
ये चार्जलेस होती है, चार्ज नहीं है इसके ऊपर। और एलपी होते हैं इसके पास, एक एलपी होता है। इसको हम बोलते हैं, इस स्पीसीज को बोला जाता है, ये स्पीसीज अगर है तो इसको हम बोलते हैं कार्बीन। और ये स्पीसीज है CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। ये स्पीसीज इसमें होती है इंटरमीडिएट, या आप कह सकते हो अटैकिंग स्पीसीज, CCl2 डाइक्लोरो कार्बीन। कभी कभी इस पे बोलते हैं कि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है इस रिएक्शन में, उस पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। न्यूट्रल स्पीसीज है ये, कोई बताएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। sp2 देखो, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 दिखाई दे रहा है आपको। एलपी कितना है 1, तो स्टीयरिक नंबर कितना हो गया 2 + 1 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp2। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि इसमें जो ये, इसको कार्बीन बोलते हैं, इसको डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। ये बनता है आपका अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, और ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो ये CH-Cl3 के थ्रू ये क्रिएट हो गया। अब ये जाकर के अटैक करेगा, ये काम करेगा। तो अब ये कैसे काम करेगा, हमारे पास पहले क्या बना था, पहले हमारे पास बना था फिनॉक्साइड। ये था हमारे पास फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड के ऊपर कौन काम करेगा, CCl2, एक लोन पेयर है इसके पास। अब अच्छा, ये फिनॉक्साइड क्या कर सकता है, यहां से M इफेक्ट शो करवा सकता है, और दूसरा यहाँ पे -I इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, M इफेक्ट। तो अब क्या होता है, ये माइनस सेंटर यहाँ पे क्रिएट करता है, और इस माइनस सेंटर पे ये जाकर के, ये वाले सेंटर पे जाकर के CCl2 अटैच होता है। कैसे, देखिए, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ वैसे ही जैसे प्रीवियस रिएक्शन में डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ था, वैसे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अटैच होगा CCl2। और अगर हम देखें तो यहाँ पे H एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, CCl2 यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। अब CCl2 देखो अटैच कैसे हुआ, यहाँ पे एक था चार्ज निगेटिव, और इसके पास था एक LP। ये अपने LP को यहाँ से देते हुए बना लिया बॉन्ड, और ये जो निगेटिव चार्ज था वो इसके ऊपर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थी न्यूट्रल स्पीसीज, लेकिन जब अटैच हुई तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। ये कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड के बनने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर से बैलेंस करने के लिए एरोमेटिसिटी को यहाँ से फिर से H+ निकलेगा। ये जो H है ये निकल जाएगा, और जैसे ही H+ निकलेगा वैसे ही क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्डिंग हो गई, ये H+ निकला, और ये H+ निकल के ना इस कार्बन पे आ जाता है, जो ये कार्बन अटैच है ना, इस पे ही आके अटैच हो जाता है। तो अगर इस कार्बन पे अटैच हो गया तो आप देख पा रहे हो, इस पे था कैसा निगेटिव चार्ज, और H+ इस पे आ गया तो H+ इस पे आकर के अटैच हो गया, चार्ज खत्म हो गया, और H+ सिंगल बॉन्ड से इससे
अटैच हो गया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CCl2, यहाँ H आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH आते हैं और ये Cl को रिप्लेस करते हैं। अब क्या बनने वाला है देखो, ये ऐसे का ऐसे ही, ये C, ये ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे Cl दोनों हट जाएंगे और OH आ जाएगा। और ऑर्गेनिक में कभी भी अगर एक कार्बन पे डबल OH आते हैं तो ये स्पीसीज अनस्टेबल होती है। ये स्पीसीज अपने अंदर से तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकालती है, तो ये वाटर को निकालेगी, -H2O करेगी, तो यहाँ से निकलेगा -H2। और जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा, आपको पता है कि फिर कार्बन के क्या होंगे, यहाँ से H+ निकल गया, यहाँ से OH- निकल गया, तो ये कार्बन का बन जाएगा आपका। ये तो निगेटिव चार्ज एज इट था ही, यहाँ पे C था, यहाँ पे H था और यहाँ पे डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अब आ गया CHO ग्रुप। अब फिर से जैसा हमने कोल्बे में किया था, कोल्बे वाले में लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, कोल्बे रिएक्शन में हमने लास्ट में फिर से एसिडिफिकेशन करा दिया था ना। यहाँ तक बात बन गई अपनी, COH बन गया, यही चाहिए था हमें। फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है OH में, तो एसिडिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे भी लास्ट स्टेप अपना CHO तो फॉर्म हो गया, और CHO के बनते ही क्या होगा, यहाँ पे H+ से रिएक्ट करा देंगे, तो यहाँ पे OH क्रिएट हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है बात? क्या हुआ, पहले OH ने फिनॉक्साइड क्रिएट किया, CHCl3 के ऊपर भी आपका NaOH आकर के अटैक किया, और वहाँ से H+ निकला, और हमारा CCl3 पहले स्पीसीज बनी विद नेगेटिव चार्ज, और CCl3 स्पीसीज से फिर से Cl- निकल गया, और हमारी CCl2 स्पीसीज बनी, दैट इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ डाइक्लोरोकार्बीन। ये फिर से जाकर के अटैच होती है ये वाले चार्ज के ऊपर, ये वाले जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे अटैच होती है, और फिर जैसे ही यहाँ पे अटैच होती है H+ फिर से निकलता है, और वो H+ फिर से जाकर के इस C पे अटैच हो जाता है, और यहाँ की बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, फिर से यहाँ एरोमेटिक रिंग पूरी क्रिएट हो जाती है। जैसे ही इस पे आपके आ जाते हैं CCl2, ये सिस्टम बनता है, वैसे ही 2 NaOH आता है और ये Cl- को रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे 2 OH आ जाते हैं। एक कार्बन पे 2 OH मतलब अनस्टेबल स्पीसीज, H2O निकालेंगे, और H2O निकालेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी C+O बन जाएगी, और ये CHO बन जाएगा, और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे या H+ से ट्रीट करा देंगे, तो यहाँ फिनॉल वाला OH आकर के मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? तो इस रिएक्शन में अगर अटैकिंग स्पीसीज पूछी जाए, या आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कौन जा रहा है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के ऊपर, तो CCl। अब देखो, अब एक बात और होती है कि हम तो अभी तो बता रहे थे कि OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो ये CCl2 अटैक किया, इसको ऑर्थो पे भी तो डेंसिटी बढ़ी थी और पैरा पे भी डेंसिटी बढ़ी थी, तो प्रोडक्ट ऑर्थो वाला ही क्यों बना, है ना? अभी तो यही बात हो रही थी ना कि भाई ये OH है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जिसका भी अटैक करा रहे थे वो एक बार वो ग्रुप एक बार यहाँ पे अटैच हो रहा था और एक बार पैरा पे अटैच हो जा रहा था, ऐसे। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्या ऐसी बात हुई? देखो, एक तो क्या होता है कि एक पहला रीज़न तो ये है कि जब यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा बनता है, पैरा भी बनेगा थोड़ा, लेकिन ऑर्थो ज़्यादा क्यों बनता है? क्या रीज़न है? देखो,
जैसे ये सैलिसल्डिहाइड क्रिएट होता है ना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉन्ड है, CHO है यहाँ पे। अब ये जो CHO है, इसमें इसके हाइड्रोजन को अगर देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और कभी भी देखो जब कोई बॉन्डिंग होगी ना तो वो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगी, तो ये जो होता है ये मोर स्टेबल बनता है। क्लियर है बात? ठीक है, जहां पे भी स्टेबिलिटी गेन होगी वहां पे क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज अगर समझो तो दूसरा हम ऐसे समझ सकते हैं, ये था फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड को अगर देखो तो दो तरीके के इफेक्ट हैं। एक है +M, क्योंकि ये लोन पेयर को इधर भेज सकता है। दूसरा है आपका -I। -I का मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर सकता है। दो इफेक्ट हैं इसमें। डोमिनेट कौन करता है? M वाला डोमिनेट करता है। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं सिचुएशन को, ठीक। लेकिन M इफेक्ट की अगर बात करो तो M इफेक्ट तो ऑर्थो पे भी काम करेगा और पैरा पे भी काम करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों बनने चाहिए थे। लेकिन अगर -I इफेक्ट की बात करो तो -I इफेक्ट आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो पोजीशन ज्यादा पास होगी। ऑर्थो आपकी नियरर होगी इन कंपैरिजन टू पैरा, यस और नो? तो ऑर्थो अगर पास है तो इसका मतलब ऑर्थो पे -I इफेक्ट ज्यादा काम करेगा। और ऑर्थो पे -I इफेक्ट अगर ज्यादा काम करेगा तो अच्छा नहीं 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 भाई, -I अगर ज्यादा काम करेगा तो वो खींचेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज की बात है। देखो O पे निगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, वैसे तो होता तो ये इधर करता, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है, ये इफेक्ट भी दे रहा है। तो अगर ये इफेक्ट दे रहा है तो रिपल्शन कहाँ पे ज़्यादा करेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे कम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा भेजेगा इन कंपैरिजन टू पैरा। इसीलिए प्रोडक्ट का अमाउंट थोड़ा सा पैरा भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनता है? ऑर्थो। क्लियर है बात? एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो वाला प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो जाता है, दूसरा इनके इफेक्ट की वजह से। अब देखो कभी कभी ये OH है, अब इसके साथ OCH3 दे दिया, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लगा दिया और NaOH लगा दिया, तो हमें देखने में तो समझ आ रहा है कि भाई ये कुछ रीमर-टिमन रिएक्शन है। रीमर-टिमन में हम क्या करते थे, ये फिनॉल ले लेते थे और ये CHCl3 लगाते थे और एक्वस NaOH लगाते थे, यही तो करते थे और हमें एल्डिहाइड मिल जाता था। यही बात थी। अब क्या है, अब ये जो ऑर्थो पोजीशन है इसको अगर देखो तो ये ऑक्युपाई है। ऑर्थो पोजीशन पे कोई और ग्रुप है तो फिनॉल का ही रिएक्शन, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे कोई और ग्रुप है। तो जब ऑर्थो पोजीशन किसी और उससे ऑक्युपाई होती है तब उस केस में प्रोडक्ट पैरा बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी अटैच। तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए हैं। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट पूछा गया।
एक बार यहाँ पे OH है, एक बार ये वाली ऑर्थो पे लगा दिया CHO। एक बार यहाँ पे OH, यहाँ OCH3 और एक बार पैरा पे लगा दिया। और एक बार मेटा पे लगा दिया। ठीक है, तो देखो होना तो रिमर-टिमन है, तो रिमर-टिमन ऑर्थो पे होना चाहिए था, लेकिन ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाई है। अब आप बोलोगे दूसरी वाली ऑर्थो काम कर सकती है, नहीं। ऑर्थो में दोनों को क्या माना जाता है? माना जाता है कि सिमिलर है। मतलब ये इधर लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसी पे लगा है, इधर भी लग सकता है, किसी स्ट्रक्चर में इधर भी लगा होगा तो उसको भी तो आप ऑर्थो ही बोलोगे। भाई ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। क्या कहते हो? इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ये बात तो एक ही है ना। ये वाली ऑर्थो पोजीशन ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है कि दोनों ऑर्थो पोजीशन हमारी ऑक्युपाई है। जब दोनों आपकी ऑर्थो ऑक्युपाई है तो उस पर तो CHO बन नहीं सकता, मेटा पे ये बनता नहीं है, मेटा पे रिमर-टिमन होता नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बनेगा? क्लियर है बात? ऑर्थो ऑक्युपाइड, इसलिए इस पे हो नहीं सकता, मेटा पे होता नहीं है ये रिएक्शन, क्योंकि मेटा में मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता नहीं है। तो अब कहाँ पे होगा? पैरा पे। इस केस में पैरा प्रोडक्ट बनेगा। OH के कंपैरिजन में ये पोजीशन पैरा हो गई। अब देखो यहाँ पे OCH3 दिया हुआ, इसका प्रोडक्ट बन रहा है ये। इसको बोलते हैं एनीसॉल। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑर्थो क्यों नहीं बना। हुआ रिमर-टिमन टाइप का ही रिएक्शन, रिमर-टिमन नहीं है एग्जैक्टली, ये रिमर-टिमन टाइप का रिएक्शन है, लेकिन ऑर्थो बना क्यों नहीं? क्या रीजन? कोई बता सकता है? अच्छा देखो डिफरेंस देखते हैं कि ये होता था तो क्या होता था। ये OH होता था, सब लोग सुन पा रहे हैं? बाकी लोग नहीं सुन पा रहे? देखो ये OH होता था तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था? फर्स्ट स्टेप यही तो होता था, फिनॉक्साइड बनेगा पहले। इसके पास ऐसा H है जो निकल सकता है, एसिटिक H, ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन को दे करके H+ में। ये OH इसका कंबाइंड करेगा, H2O निकालेगा, ये स्टेप होगा पहला। और पहले में क्या क्रिएट हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन अपना पूरा जो भी आपका कार्यक्रम है वो फैलाएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन को इधर देगा तो फिर रिंग पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये चीज़ होगी, ऐसी होगी। इस केस को अगर देखो तो इस केस में क्या होता है? यहाँ पे क्या अटैच है? O तो अटैच है, बट यहाँ पे OCH3 अटैच है। अगर OCH3 ग्रुप को हम देखें ना तो OCH3 ग्रुप में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है।
ये जो है यहाँ पे नो एसिडिक हाइड्रोजन, ये OCH3 अटैच है, इसीलिए यहाँ पे फिनॉक्साइड नहीं बनता है। और फिनॉक्साइड अगर नहीं बनेगा तो वो रेजोनेंस का प्रोसेस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना ये कैसे होगा, और ये नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग तो बनेगा नहीं। प्रोडक्ट आपका इस फॉर्मेशन के थ्रू बनता ही नहीं है, जो प्रोसेस रीमर्टिमेंट का दूसरे तरीके से बनता है तो पैरा पे आता है। अच्छा, OCH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई क्रिएट करेगा, माइनस आई क्रिएट करेगा, प्लस एम क्रिएट करेगा, माइनस एम क्रिएट करेगा, इस पे थोड़ा सा आप बताइए। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, क्या क्रिएट कर सकता है, कौन कौन से ग्रुप, प्लस आई क्रिएट करेगा। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और OCH3 की बात हो रही है, CH3 की बात नहीं हो रही। एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लोन पेयर को इधर दे सकता है, एक तो प्लस एम क्रिएट कर सकता है, और आई में ये वाला ग्रुप प्लस एम करे, प्लस आई करेगा, माइनस आई करेगा, सोच के बताओ। प्लस आई क्यों, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अच्छा, ये ऑक्सीजन है तो यहाँ माइनस आई नहीं लगेगा क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे माइनस आई भी तो क्रिएट हो सकता है, क्या कहते हो। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, कितने डिसएग्री कर रहे हैं, बता दो। देखो, नहीं समझ पा रहे तो मैं बताती हूँ। ये जो OCH3 ग्रुप अटैच है ना, एक तो अपनी बात ये तो सबको समझ आ रही है कि लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये दे सकता है, ठीक है। अब लोन पेयर दे सकता है, अगर ये लोन पेयर देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ऑर्थो पे भी करा देगा इंक्रीज और पैरा पे भी करा देगा, तो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा दोनों बन जाना चाहिए था, ठीक। प्रोडक्ट बना केवल पैरा, क्यों बना उसका रीज़न हम ढूंढ रहे हैं। तो ये जो O है ये कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर की तरफ अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। अब देखो, अब पुल करने का मतलब क्या है कि ये माइनस आई इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है, और अगर ये माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है तो माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, किसके ऊपर, रिंग पर। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ज्यादा डिक्रीज ये ऑर्थो पे करा पाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है भाई, ज्यादा अपना माइनस आई इफेक्ट तो ऑर्थो पे ही लगा पाएगा ना, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पास है इससे, यहाँ पे पैरा पे तो कम लगा पाएगा। लेस डिक्रीज ऑन पैरा,
तो अगर पैरा पे लेस डिक्रीज होगा मतलब पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अच्छी खासी। मान लो कि 100 यूनिट की डेंसिटी आती है, सपोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही मान लेते हैं आती है इस लोन पेयर से, तो 100 यूनिट यहाँ पे आ जाती है और 100 यूनिट यहाँ पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि एम इफेक्ट तो इक्वल होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दोनों सेंटर पे 100-100 यूनिट आ जाती है। अब वो उसने वहां भी भेजी 100 यूनिट, लेकिन एक ग्रुप ऐसा अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस आई लगा रहा है। अब वो यहाँ पे ऑर्थो पे ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या करे, ऑर्थो से ये मान लो 40 यूनिट खींच लेता है, तो अब इसके पास ऑर्थो पे 60 यूनिट बचेगी। और मान लो पैरा पे ये क्या करता है कि पैरा पे ये मान लो 20 यूनिट ही पुल करता है, डिक्रीज करता है, तो 20 यूनिट ही अगर पुल करेगा तो यहाँ पे 80 बचेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिवली ज़्यादा कहाँ पे होगी, पैरा पे होगी, ठीक है। और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अटैक होने के चांसेस भी वहीं पे होंगे, इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस पे करना क्या पड़ता है, करना ये पड़ता है कि जो आंसर, अब यहाँ पे रीज़न पूछ रहे हैं तो जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ रहा है। नहीं तो कई कई जगह, सारी जगह हम ये बता रहे हैं कि एम इफेक्ट डोमिनेट करता है इसलिए आई को देख ही नहीं रहा है, हो रहा है ना ऐसा कि एम डोमिनेट करता है इसलिए आई को देखो ही मत, ऑर्थो पैरा को मान के उस पर करो। अब यहाँ पे कंपैरेटिव बोल दिया, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे पैरा पे CHO लगा रहे हैं और रीज़न और पूछ लिया कि ऑर्थो पे क्यों नहीं हो रहा, तो ऑर्थो पे इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। कौन कौन लोग हैं क्लास में? मीट क्लियर हो गई बात अभी तक की? ये ऑर्गेनिक में आप लोगों ने जो सन्नाटा मारा हुआ है ना, ये कभी कभी तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरे को वो होने लगता है, कुछ अजीब सा। अजीब सा जानते हैं क्या होता है? बिल्कुल 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 सही समझे आप। अब देखो जैसे सैलिसिलिक एसिड या सैलिसल्डिहाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ कहाँ पे है, कुछ रिएक्शन कुछ यूजेस देख लेते हैं कहाँ पे काम आता है। जैसे मान लो हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया, अब हम क्या करें इस पे, इसका एसिटाइलेशन करा दें। एसिटाइलेशन का मतलब है हमें CH3CO ग्रुप को अटैच कराना है, तो एसिटाइलेशन इसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लें, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी प्रेजेंस में जब कराते हैं तो ये ग्रुप अटैच हो जाता है। ये ग्रुप अटैच कहाँ पे होता है, H+ को हटा देता है एल्कोहल के, सॉरी फिनॉल के OH ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाता है क्या, OCO CH3 आ जाएगा ग्रुप, और यहाँ पे COH अटैच रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा एसिटिक एसिड। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये आपका मान लो इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लो अगर, तो एक पार्ट क्या होगा, ये वाला एक पार्ट जो होगा वो इसके H+ के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बना लेगा आपका एसिटिक एसिड, और एक पार्ट इस O- पे जा कर के ये वाला अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये जो कंपाउंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम लोग ड्रग्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन दवा सुनी है?
ठीक है, कैसे काम आती है ये फिनॉल, अरे फिनॉल से हम बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड से हम क्रिएट करते हैं इसको, क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। H+ को हटाना है, फिनॉल के H+ को। कई बार बच्चे कंफ्यूज होके रिएक्शन में COH के H+ को हटा देते हैं, उसको नहीं हटाना है। किसको हटाना है, फिनॉल के H+ को हटाना है और CH3CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग बन जाता है। एस्पिरिन जो होता है आपका, एक तो एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो टेम्परेचर को डाउन करते हैं, फीवर को डाउन करते हैं, फीवर वगैरह के लिए, ठीक है। और दूसरा ये काम करता है एनाल्जेसिक की तरह। एनाल्जेसिक होते हैं जो आपका पेन रिलीवर होते हैं। क्लियर है बात? तो एस्पिरिन से भी कई बार क्वेश्चन बना देते हैं। अब जब एस्पिरिन पूछेंगे ना तो कुछ ऐसा रिएक्शन पूछ लेंगे, यही रिएक्शन पूछ लिया मान लो इससे रिलेटेड कुछ, तो आपका फिनॉल भी कवर हो गया और ड्रग्स वाला चैप्टर भी कवर हो गया। समझ गए बात? अब एक कंपाउंड है, जैसे उसको बोलते हैं हम लोग सेलॉल, इसको बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। इसको कैसे बनाएंगे, देखो लेना वही है, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, अब इस सैलिसिलिक एसिड की फिनॉल से रिएक्शन करा दो। एक और मॉलिक्यूल फिनॉल ले लो, पहले तो फिनॉल से बनाया सैलिसिलिक एसिड, फिर सैलिसिलिक एसिड जब बन गया तो उसकी फिनॉल से रिएक्शन करा दो POCl3 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, वाटर निकल जाता है और यहाँ पे क्रिएट होता है। अब की बार ये OH वैसा का वैसा बना रहता है और ये जो COO ग्रुप है यहाँ पे C6H5 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल सैलिसिलेट। या सेलॉल। अब ये रिएक्शन किस पे हुआ, यहां पे देखो, अगर प्रीवियस रिएक्शन को जिसमें हमने एस्पिरिन बनाया था उसमें COOH ग्रुप को टच नहीं किया, OH की रिएक्शन थी। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें OH को टच नहीं किया, COH की रिएक्शन थी, C6H5 ये वाला ग्रुप अटैच हुआ जाकर के। क्लियर है? अच्छा, ये फिनॉल है तो फिनॉल भी आपको पता है एसिडिक होता है नेचर में, तो यहाँ से H+ निकलता है, यहाँ से OH जाता है और ये C6H5O जा करके इस पर अटैच हो जाता है। ये आपके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं सैलिसिलिक एसिड से, लेकिन ये फिनॉल में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ड्रग्स एंड डाइज से भी कंबाइंड करके पूछ लिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, उसमें पढ़ना था तो यहीं पे पढ़ा दिया आपको। अब देखो एक और है मिथाइल सैलिसिलेट। आपने वो सुना है आयोडेक्स की स्मेल ली है क्या कभी, सुन उसको स्मेल किया है? कितने लोगों ने स्मेल किया है, यूज किया है कभी? आयोडेक्स हो गया ये या वो सब जो आते हैं आजकल, क्या आता है, फास्ट रिलीफ वगैरह पेन के लिए, तो उसका कंपोनेंट होता है ये मिथाइल सैलिसिलेट। कैसे बनता है, इनिशियल अपना इंग्रेडिएंट वही है सैलिसिलिक एसिड। अब की बार मिथाइल सैलिसिलेट बनाना है, पिछली बार क्या बनाना था हमको, फिनाइल सैलिसिलेट बनाना था, तो फिनाइल के लिए हमने फिनॉल लिया था, अब की बार हम लोग ले लेंगे मिथाइल सैलिसिलेट बनाना है तो CH3OH लेंगे।
इसको एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं, जैसे HCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये OH वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप COO CH3 ग्रुप आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट आयोडेक्स कंपोनेंट। क्लियर है? ये तीनों आपके इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्वेश्चन अक्सर करके बना दिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। एस्पिरिन कैसे बना रहे हो, अभी हम लोग एक पढ़ेंगे इसमें, जो पॉलीमर चैप्टर है अपना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक पॉलीमर बेकेलाइट, उसको भी बनाते हैं फिनॉल के थ्रू। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड SCHO बोलते हैं, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं पॉलीमराइजेशन, उसके थ्रू बनता है बेकेलाइट। तो इसका रिएक्शन अभी यहाँ पे नहीं बता रहे, इसको हम लोग कंडेंसेशन के थ्रू बनता है, इसको हम लोग उसमें ही कर लेंगे। ठीक है जी। अब जो मैकेनिज्म वाले थे वो आपके खत्म हो गए, कुछ एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन है उनको बता देते। बहुत ही इजी है, उसमें कुछ ऐसा खास दिमाग लगाने वाला नहीं है। जितने आपके वैसे थे जो जोर देने वाले थे वो खत्म हो गए अपने। देखो एक और है जिसको बाद में हम पढ़ने वाले हैं, पर यहीं पे कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन सुना है? ठीक है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की तरह काम करता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, टाइट्रेशन में यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ये भी हम लोग फिनॉल से कर सकते हैं। क्या करते हैं, दो चीजें लेनी है हमको, एक होता है थैलिक एनहाइड्राइड, इसको ट्रीट कर देते हैं फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो बन जाता है फिनोफ्थलीन। सिंपल रिएक्शन है, बस आपको थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर याद करने में थोड़ा सा जोर आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस आप ऐसे याद रखो। एक है हमारी रिंग बेंजीन की, उसके साथ एनहाइड्राइड बनाना है। अभी जैसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखा था, CH3CO होल ट्वाइस O लिखा था, यानी इस ग्रुप को रिपीट करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये थैलिक एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड ऐसे बनता है। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमको फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से। थैलिक में P साइलेंट होता है, 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करानी है, तो 2 मॉलिक्यूल देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। एक फिनॉल ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। यहाँ पे आपका ये OH है नीचे की तरफ, यहाँ पे OH है, OH नहीं रिएक्ट करता, रिंग का H रिएक्ट करता है। ये तीनों मिलके रिएक्ट होने, तो अब यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल जाता, देख पा रहे? बाकी सबको वैसे का वैसा ही जोड़ देना है। कैसे जोड़े, एक रिंग तो थी, ये ऐसे का ऐसा, यहां वाला O गायब हो गया। अब O गायब हो गया तो O तो अटैच था डबल बॉन्ड से,
दो रिंग आपको अटैच करनी है, यहाँ का एच गायब हो गया, यहाँ का एच गायब हो गया, ये दोनों रिंग उस पर अटैच कर देनी है, बस यही काम करना है। ये सिंगल बॉन्ड, ये रिंग, क्लियर है? इजी है, थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है, बट दिमाग में बैठा के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड का याद कर लो, इसके इधर वाले डबल बॉन्ड वाले एक ऑक्सीजन को फिनॉल के जो एच वाले एंड है, इसका एच नहीं निकालना है, इधर वाले जो एंड है उसको निकालना है, दोनों को H2O बनाना है, और बाकी मॉलिक्यूल को ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी करनी है, दोनों रिंग को वहाँ पे अटैच कर देना है। तो थैलिक एनहाइड्राइड से हमने क्या बना लिया, फिनोफ्थिलीन बना लिया, किसके यूज से, फिनॉल के यूज से। क्लियर? अब देखो, एक रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करनी है, ये निकेल या पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि डबल बॉन्ड जो होता है उसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं और वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाती है। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे आ जाएगा, तब डबल बॉन्ड को ख़त्म करेगा। भाई अगर मान लो यहाँ पे वैलेंसी इस तरीके की है, ऐसे अटैच है, तो यहाँ पे अगर आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो कितने एच चाहिए आपको, ये इस कार्बन पे 1 2 3 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 है, यहाँ पे देखो 1 2 है, इस तरीके से, तो यहाँ पे एच एच लग जाएगा, एच एच आके अटैच हो जाएंगे। जब एच एच आके अटैच हो जाते हैं तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड ख़त्म हो गए, सारे के सारे बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए, सिग्मा में। जब सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सिचुएशन कैसी बन जाएगी, ये था फिनॉल, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा बताओ, ये तो एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक है क्या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट एरोमेटिक है क्या? इसको हेक्सेनॉल क्यों लिखा, ये तो वो अल्कोहल है, देख पा रहे? तो हमने फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर लिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही देखो, अगर फिनॉल को का टेस्ट अगर हम करें तो फिनॉल के टेस्ट में लैब में एक सॉल्यूशन होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड से जब भी किसी भी फिनॉल की जब रिएक्शन कराते हो ना तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कभी वॉयलेट कलर का बनेगा, कभी ग्रीन, मतलब ऐसे कलर अगर दिख रहे हैं आपको, ऐसे अगर कलर दिखते हैं हमको तो इसका मतलब उसमें डेफिनेटली वो फिनॉल है। और फिनॉल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग फिनॉल हो सकते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर आपको नहीं बताना है, आपको बस पहचानना है कि ये फिनॉलिक ग्रुप है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक OH अटैच हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 OH अटैच हो, ठीक है। लेकिन आपसे लैब में ये नहीं पूछा जाता है कि उस पर एक OH अटैच है, 2 अटैच है। अगर एक भी OH अटैच है तो उसको जनरल नेम फिनॉल बोलते हैं, अगर 2 भी OH अटैच है तो जनरल नेम उसका फिनॉल ही होता है। मतलब ये भी वही टेस्ट देगा, ये भी वही टेस्ट देगा FeCl3 के साथ,
कलर चेंज हो सकता है बट ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वॉयलेट कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के। अगर इस तरीके का कोई आपको कंपाउंड मिलता है, इनकी स्पेशल स्मेल भी होती है, और FeCl3 आप उसमें डालते हो तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर ये फिनॉल लेते हो आप तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये होता है वॉयलेट कलर का। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल। अगर आपको फिनॉल का टेस्ट करना है तो आप ये टेस्ट करते हो। सबसे पहला जो टेस्ट बताया जाता है, ये इजी FeCl3 डाल दो उसमें। अगर इस तरीके के कुछ कलर मिल रहा है तो तुम्हें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? फिनॉल। क्लियर है बात? अब देखो, कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि मान लो ये फिनॉल हमने ले लिया। अब फिनॉल को K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, इन दोनों से ट्रीट कर दिया। ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये बनाते हैं। तो आपको रिएक्शन में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है या ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये दोनों मिलके ये बनाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो करता क्या है कि ये जो OH है इसको भी कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, और नीचे जो H था, जो यहाँ पे तो CH2 होगा ना, अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे तो CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा आपका। अच्छा, रिंग है तो CH2 कैसे होगा? डबल बॉन्ड होगा, ऐसे होगी ना रिंग। इस तरीके से होगी रिंग। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पे H लगा दो एक, यहाँ पे क्या लगा दोगे? एक और H लगा दो, ऐसे। तो सारे के सारे जो हैं CH2 हैं। तो ये क्या करता है, K2Cr2O7 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिड के साथ मिल करके कि ये इसको कीटोन में कन्वर्ट करता है और नीचे वाले को कीटोन में कन्वर्ट करता है। और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो भी उसके साथ साथ में ऑक्सीडाइज होते हैं, उनमें भी चेंज आता है और ये एक कंपाउंड बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज करते हो फिनॉल को तो ये पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। जितने भी रिएक्शन थे फिनॉल के मैक्सिमम वो खत्म हो गए। तो आपका फिनॉल पार्ट आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे अल्कोहल पार्ट। फिनॉल भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और अल्कोहल तो इम्पॉर्टेंट